New Oxford Modern English Book, Class 7th, Chapter 5, The Sri Krishna Eating House. Complete explanation in Hindi. This excerpt is taken from the book called The Village by the Sea. The Village by the Sea ये जो किताब है, ये जो हिस्सा है इस किताब में से लिया गया है जिसका नाम है The Village by the Sea. द विलेज बाय द सी ये जो बुक था, इसके लिए जो हमारी राइटर है जिसने हमें ये चैप्टर लिखा है, अनीता देसाई, उनको गार्डियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज़ फॉर नॉवेल मिला था। ये एक नॉवेल है द विलेज बाय द सी, और ये जो हिस्सा है ये उसी में से लिया गया है। विच इज़ डिलाइटफुल स्टोरी अबाउट अ पुअर इंडियन फैमिली। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक पुअर गरीब इंडियन फैमिली की। उनके 4 बच्चे थे, द 4 चिल्ड्रन, हीरा, लीला, बेला एंड कमल, हैव टू लुक आफ्टर themselves because their mother is ill and their father is drunk most of the time. उनको अपना ख्याल खुद से रखना पड़ता था क्योंकि उनकी जो माताजी थी वो बीमार रहती थी, और उनके जो फादर थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रंक रहते थे, वो पिए हुए रहते थे और बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते थे। हीरा एंड लीला आर द 2 elder children. The main characters in the book, Hari, feeling it is his duty to take care for his family. हीरा और लीला ये 2 बड़े बच्चे हैं, और इसमें से जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है हरी, जिसको हमेशा ये फील होता था कि ये उसी की ड्यूटी है कि वो अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखे, leaves his sisters and his house and goes to Mumbai hoping to work and earn some money. उसने अपनी बहनों को और अपने घर को छोड़ दिया और बॉम्बे की तरफ चल पड़ा, जिसको अभी मुंबई बोला जाता है, और इस होप में कि वो कोई काम ढूंढ लेगा और कुछ पैसे अर्न करके आएगा। He knows no one in the big city, but a kind watchman takes him to a small and dirty restaurant. वो शहर में किसी को नहीं जानता था, लेकिन एक बहुत अच्छा वॉचमैन था जो घड़ियाँ बनाता था, उसको एक छोटे से लेकिन गंदे एकदम रेस्टोरेंट में लेके गया। Hari had been so tired and weak and anxious that the first night that he had not really been aware of the place in which he found himself. हरी बहुत had been, जब वो बॉम्बे के लिए निकल गया किसी को घर से बताए बिना, और बहुत ज़्यादा थका हुआ था और बहुत कमज़ोर और बहुत एंशियस यानी बहुत चिंतित था। एंड दैट द फर्स्ट नाइट, उसको पहली रात तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। ही had not really been aware of the place, उसको उस प्लेस के बारे में भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जहाँ पे उसने सुबह को खुद को पाया। He only saw it for the first time when he woke next morning. उसने सिर्फ सुबह को, जब अगली सुबह जब उसकी नींद खुली, तभी उसने उस जगह को एज इफ उसने फर्स्ट टाइम देखा। इसके पहले तो उससे किसी बात का कुछ होश नहीं था। द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, और जिस जगह पर उसने काम पाया अपने आप को उसका नाम था श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। वॉज द मीनेस्ट एंड द शैबिएस्ट रेस्टोरेंट। वो एकदम सस्ता सा लेकिन बहुत ही गंदा सा रेस्टोरेंट था। हरी हैड एवर सीन इवन इन थुल देयर वर कैफे दैट वर प्लीजेंट्री, यूजुअली द वुडन शेक्स बिल्ट इन द शेड ऑफ मैंगो और फ्रेंजीपनी ट्री। अब जो हरी है उसने इतना गंदा और ऐसा रेस्टोरेंट कभी नहीं देखा था। वो अपने थुल, जिधर से वो आया है उधर को याद कर रहा है। थुल जो एक प्लेस का नाम है, थुल में भी बहुत सा कुछ कैफ़ेज़ थे जो कि काफ़ी प्लीजेंटरी, काफ़ी अच्छे थे, जहाँ पे यूजुअली वुडन शेक्स यानी एक वुड का ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे बना हुआ रहता था, किसी भी शेड में मैंगो के या किसी बड़े ट्री जैसे फ्रेंजीपनी का, फूलों का कोई ट्री रहे, उसके नीचे इस तरीके से शेड बना के उन कैफ़ेज़ को बनाया जाता था। उन मैंगो या जो फ्रेंजीपनी जो प्लांट ट्री थे बड़े, उनके नीचे बने हुए उस शेड में जो थुल नाम की जगह पे कैफ़े बने हुए रहते थे,
वहाँ पे भी किसी न किसी तरीके का डेकोरेशन हुआ करता था। जैसे हैंडफुल ऑफ मैरीगोल्ड, फ्लावर का नाम है, हिबिस्कस फूलों का नाम है, क्रेम्ड इनटू एन ओल्ड इंक बॉटल फॉर अ वॉज, उसको बहुत अच्छे से सजा के रखा जाता था पुरानी इंक की बॉटल में, और पुरानी इंक की बॉटल को इस वॉज यानी जैसे फ्लावर वाज रहता है वैसे बनाया जाता था। या फिर कलर्ड बॉटल ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स या कोई कलर्ड बॉटल्स जो जिसमें ड्रिंक्स रहते थे, जैसे कोका कोला इस टाइप की जो ड्रिंक्स रहती है, उन ड्रिंक्स की बॉटल में ऐसे वाज बना के अच्छे फ्लावर को सजा के रखा हुआ रहता था उन कैफ़ेज़ में, और उनको बहुत अट्रैक्टिवली अरेंज किया जाता था शेल्फ्स पे। एंड पॉसिबली अ ब्राइट, और जितना पॉसिबल हो सकता था उतना ब्राइट पिक्चर ऑफ किसी गॉड या गॉडीज़ का, यानी किसी भगवान का या किसी माता का वॉल पे लगा रहता था विथ अ टिंसल गार्लैंड। टिंसल गार्लैंड, गार्लैंड मतलब एक फूलों का हार। टिंसल बहुत सस्ते से जो ऐसे चमकीले हुए हार बने हुए रहते हैं, वो हार उनको फ्रेम पे पहनाया हुआ रहता था। एंड हैवीली सेंटेड जॉस्टिक बर्निंग बिफोर इट, और वहाँ पे बहुत बहुत सुगंध वाली, बहुत खुशबू वाली जो अगरबत्तियाँ रहती थी वो उसके पास जला दी जाती थी। बट the Sri Krishna eating house did not have even so much as a colored picture of Krishna glued to the wall. पर जो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी ऐसा भी कुछ नहीं था। Did not have even so much as a colored picture of Krishna glued to the wall. पर एक colored picture भगवान कृष्ण की दीवार पे लगी हुई थी, चिपकी हुई थी। और परहैप्स देयर हैड बीन वन, या फिर हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि एक कृष्णा की पिक्चर वहाँ लगी हुई थी। जैसे क्योंकि जो पिक्चर बनी हुई थी उसका कोई रख रखाव नहीं किया गया था। एंड इट हैड डिसअपियर्ड अंडर द लेयर ऑफ ग्रिम, वो एकदम गायब सी हो गई थी, गंदगी के लेयर्स बन गई थी उसके ऊपर। एंड सूट यानी धुएं की बहुत काली लेयर्स उसके ऊपर बन गई थी, विच विद द वॉल्स पर कोटेड, और उसी से पूरी दीवारें भी कोटेड थी, उसी से पूरी दीवारें भी ढकी हुई थी। द सीलिंग वॉज थिक विद द कॉब वेब, सीलिंग यानी छत, छत पे भी बहुत थिक मकड़ियों के जाले बने हुए थे। दैट ट्रैप्ड द सूट, और उस जाले में भी ये जो धुआं था वो फंसा हुआ था, एकदम काले पड़ गए थे। मेड अ काइंड ऑफ फ्यूरी ब्लैंकेट ओवर वंस हेड, ये ऐसे ब्लैक सूट और कॉबवेब का जो धुआं था वो इस तरीके का लुक दे रहा था जैसे काला सा ब्लैंकेट किसी के ऊपर बिछा हुआ हो। द फ्लोर एंड द वुडन टेबल्स वर ऑल ब्लैक टू, सिंस they all got the even share of soot from the open stoves in the back room where the lentils were cooked all the day in a huge aluminium plane and chapatis were rolled by hand and baked. ये जो फ्लोर था यानी दीवारें तो पूरी तरीके से ढकी हुई थी, और जो फ्लोर यानी ज़मीन और जो वुडन टेबल थी वो भी पूरे काले हो चुके थे। एंड सिंस दे ऑल गेट द इवन शेयर ऑफ सूट, हर जगह पे वुडन टेबल जो है पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी थी, सिंस उस पर भी उसी तरीके का धुएं का शेयर लग रहा था फ्रॉम ओपन स्टोव से, जो स्टोव्स थे जो बैक रूम में जलते रहते थे पूरी देर, जिस पे दालें और जो चीज़ें हैं वो पकती हुई रहती थी बहुत बड़े बड़े से एल्यूमिनियम पैन्स में। और जो चपातीस थी वो रोल की हुई रहती थी, रोल करते थे हाथों से और उसको ऐसे खुले उसमें बेक की जाती थी, उसको पकाया जाता था। इट वॉज सर्टनली द चीपेस्ट रेस्टोरेंट एनीवन कुड पॉसिबली फाइंड इन द बॉम्बे, यानी वो ये जो रेस्टोरेंट था वो बहुत ही सस्ता, बिल्कुल ही सस्ता रेस्टोरेंट था पूरी बॉम्बे में, ऐसा हम बोल सकते थे। और इवन बैगर यानी भिखारी भी उसको बड़े आराम से अफोर्ड करके अपने लिए खाना ले सकता था। एंड यूजुअल जो कस्टमर्स थे वो भी थे बैगर्स एंड कूलीज हु हैड स्टॉप्ड इन बिटवीन देयर लोड्स, जो बीच में अपने जब लोड कैरी करते थे उसके बीच में रुक के भी वहाँ पे खाना ले सकते थे। द सैक ऑफ कोल एंड सिलेंडर ऑफ गैस, कोल के बोरे और गैस का सिलेंडर भी कैरी करते वक्त वो बीच में अपना खाना ले सकते थे। एंड कार्ट पुलर्स यानी बैलगाड़ियों को या ऐसे जो हाथों से जो गाड़ियों को कार्ट को खींच के सामान को इधर से उधर लेके जाते हैं उसको बोलते हैं कार्ट पुलर्स।
वो ड्रैग करते थे, खींच के गुड्स को फ्रॉम सिटी में पूरा इधर से उधर लेके जाते थे ऑन लॉन्ग वुडन हैंड ड्रॉन कार्ट्स। और ये जो कार्ट्स थी उनको वो इंसान ही खींचते थे रेदर देन किसी बुल्लक या किसी और के बजाय। ऐसे लोग भी इस रेस्टोरेंट में आके खाना आराम से खा सकते थे, इतना सस्ता था। दीज पीपल सीम टू हैव नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स बिफोर, और इन लोगों के कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं हुआ करते थे। बिफोर डे लाइट देयर वर सम वेटिंग फॉर अ मील, सुबह की रोशनी होने के पहले ही कुछ तो खाने के लिए आके खड़े हो जाया करते थे। हु वर गिवन द लेफ्ट ओवर ऑफ द नाइट बिफोर, और उनको जो एक रात पहले का बचा हुआ खाना रहता था वो दे दिया जाता था। एंड द लास्ट केम इन आफ्टर मिडनाइट, और इसके बाद जो आखिरी इंसान आता था उस रेस्टोरेंट में वो एकदम मिडनाइट के तक के या मिडनाइट के बाद भी आके वहाँ खाना खाते थे। When the whole city seemed to collapse into exhausted, उस टाइम पे ऐसे फील होता था कि पूरा सिटी थक के हार के सो चुका था और disturbed sleep. So of course the owner had no time to sweep or clean his restaurant. यानी जो ओनर थे रेस्टोरेंट के उनके पास न 1 मिनट का टाइम था कि उस रेस्टोरेंट पे झाड़ू लगा के साफ कर सके या उसको क्लीन कर सकें। और द मनी टू डेकोरेट इट विद द पिक्चर्स एंड फ्लावर्स, यानी जो ओनर थे जो रेस्टोरेंट को चलाते थे उनके पास कोई मनी थी ही नहीं, नहीं उनके पास कोई टाइम था जिससे कि उस रेस्टोरेंट को वो डेकोरेट कर सकें कुछ पिक्चर्स या फ्लावर्स से। He worked hard himself all day and had 2 boys to keep him knead the dough in huge pans, roll out the chapatis and bake them over open fire which they kept lit day and night. वो खुद जो ओनर थे वो खुद दिन भर बहुत मेहनत करते थे और उन्होंने 2 बॉयज़ रखे हुए थे जो कि आटा गूंथते थे और बहुत बड़े बड़े पैन्स में, और उसमें से चपातीस रोल आउट करते थे, चपातीस बनाते थे और उसको बेक करते थे ओपन फायर पे और ये जो था वो दिन और रात चलता रहता था। When Hari said next morning after being handed a tumbler of tea and a rolled up chapati without his asking for anything, जब हरी भी अगले दिन उठा तो आफ्टर बीइंग हैंडेड उसको हाथ में टम्बलर दिया गया टी का और चपाती दी गई उससे बिना कुछ पूछे। तो इस पे हरी ने कहा, आई हैव नो मनी टू पे फॉर ऑल दिस फूड यू आर गिविंग मी, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं उस खाने के लिए जो कि तुम मुझे खाने के लिए यहाँ दे रहे हो। विल यू लेट मी वर्क इन योर किचन इंस्टेड, क्या इसकी जगह पे आप मुझे अपने किचन में काम करने देंगे ये हरी ने पूछा। द मैन कंसिडर्ड फॉर ओनली अ मोमेंट फ्राउनिंग एज ही थॉट, कुछ सेकंड्स के लिए उस ओनर ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर उन्होंने कुछ सोच के कहा, एंड देन ही सेड येस आई कैन डू विथ अनदर बॉय इन द किचन। उन्होंने बोला हाँ आई कैन डू, मैं तुमको जॉब दे सकता हूँ विथ अनदर बॉय इन द किचन। स्टार्ट बाय वॉशिंग दी पॉट्स, अपना काम शुरू करो और इन बर्तनों को धोना स्टार्ट करो। देन यू नीड द डो एंड हेल्प द रोल आउट द चपातीस, इसके बाद आटा गूँथो और चपातीस रोल करना शुरू करो। इफ़ यू लाइक यू कैन स्टे हियर एंड वर्क फॉर योर मील्स एंड 1 रुपी अ डे लाइक द अदर बॉयज़। और इस पे जो ओनर है उसने ये कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ रह भी सकते हो और तुम्हारे काम के लिए तुम्हें तुम्हारा खाना मिल जाएगा और 1 दिन का 1 रुपया मिलेगा जैसे कि बाकी लड़कों को मिलता है। So Hari went to work in the small kitchen at the back of the eating house. हरी जो है वो काम पे चला गया, काम करना स्टार्ट किया छोटे से किचन में और उस किचन के पीछे जो ईटिंग हाउस था उसके पीछे। He saw there was nothing to score the pots with except some blackened coconut husk and the ash from the fire and he did the best he could with them. वहाँ जाके उसने देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था जिससे कि पॉट्स को साफ़ किया जा सके, बस कुछ था तो कोकोनट का जो ऊपर का फाइबर्स होते हैं हस्क ऊपर का वो था और चूल्हों से निकली हुई ऐश राख, उससे उसने अच्छे से बर्तनों को साफ़ किया जितना अच्छे से वो कर सकता था। लेटर ही हेल्प द 2 boys knead great hills of dough in their pans
and this was hard work and made them grunt and sweat. अब उसके बाद वो गया और उन दो लड़कों को मदद करने लगा आटा गूंथने के लिए बहुत बड़े बड़े पेन्स में, और यही इतना हार्ड काम था कि उससे दोनों की उसकी बहुत हालत हो गई, वो बहुत थक गया और उसका बहुत पसीना बहने लगा. They did not speak to each other as they worked. जब वो काम कर रहे रहते तब वो आपस में कुछ भी बात नहीं करते. When the boys finally did say something to each other, he realized it was in Tamil, a language he did not know. जब कुछ हुआ, कुछ काम पड़ा, दोनों लड़कों ने आपस में बात की. उससे यहाँ पे हरी को रियलाइज़ हुआ कि वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो थी तमिल, ऐसी लैंग्वेज जो बिल्कुल नहीं जानता था. Nor did they seem to know any Hindi or Marathi, the two languages he knew. और ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा था कि वो हिंदी या मराठी में से कोई भाषा जानते हैं जो कि हरी जानता था. So there was silence between them. इसलिए उनके बीच में सिर्फ साइलेंस ही था, शांति ही थी, बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे. They were in any case neither friendly nor inquisitive about him, or else they were simply too tired. वो दोनों भी बिल्कुल भी उसके साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहते थे, न ही उसके बारे में कुछ जानना ही चाहते थे. इंक्विजिटिव उसके बारे में वो कुछ जानना भी नहीं चाहते थे, और या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वो सिंपली बहुत ज़्यादा थके हुए थे. They were simply too tired and too sad to speak. They built up the fires, and then, while one rolled out the chapatis and the other baked them over the fire with a pair of long tongs, and the Hari was given the task of carrying them out to the customers eating at the long tables in the front room. वो जो दोनों लड़के थे वो काफ़ी थके हुए और काफ़ी उदास थे और वो कुछ भी बात नहीं करते थे. They built up the fires, वो आग लगा देते और एक उसमें से चपातीस रोल करने लगता, बनाने लगता चपातीस, और दूसरा उसको बेक करता फायर पे विथ अ लॉन्ग पेयर ऑफ टोंग से, जैसे चपातीस को पकड़ के बेक किया जाता है उससे उसको बेक किया जाता. और हरी को जो काम दिया गया था वो ये था कि उन चपातीस को लेके जाके कस्टमर्स को खाने के लिए दे. और वो जो कस्टमर्स थे वो लॉन्ग टेबल्स पे बैठे रहते थे इन द फ्रंट रूम में, जो सामने रूम था उसमें. There was so much work and such heat in the small place that no one ever seemed to have the strength or the time to talk. Hari too fell silent. वो जो जगह थी वहाँ पे इतना ज़्यादा काम था और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसा सोच भी सके, यानी वो बात करने की ताकत ही नहीं बचती थी उधर. और द टाइम कुछ, और या फिर न बात करने की ताकत न ही टाइम बात करने के लिए, इतना काम होने की वजह से हरी भी वहाँ पे रहते रहते बहुत शांत हो गया. He would have had to remain silent if the men in the shop next door had not proved friendlier. उसको शायद ऐसे ही शांत रहने की, साइलेंट रहने की आदत पड़ जाती अगर उसके रेस्टोरेंट के पास का जो शॉप था वहाँ पे जो एक आदमी काम करता था वो उसके साथ फ्रेंडली नहीं हो जाता, दोस्त नहीं बन जाता. इट वॉज़ अ वॉच रिपेयर शॉप, और जो वो शॉप था वो घड़ियों को रिपेयर करने का शॉप था. और उसका नाम, उसके वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा था जहाँ पे उसका नाम लिखा था डिंग डोंग वॉच वर्क्स. एंड व्हेन द हरी केम आउट टू empty a pail of garbage into one of the big concrete disposal units built on the roadside, the men who stood at the counter wearing a small black cap and with an eyepiece fixed to his eye, working at a minute watch that he held in the cup of his hand, and looked at him and smiled. जब हरी वहाँ पे आया किस काम के लिए, उनका जो गार्बेज यानी उनका यहाँ जो कचरा जमा हुआ था उसका कचरे के बॉक्स को खाली करने के लिए, वो एक वहाँ पे एक बिग कंक्रीट का बना हुआ डिस्पोजल यूनिट था जहाँ पे कचरा फेंका जाता था रोड के पास में. वहाँ पे हरी जब फेंकने के लिए गया
तो वो जो आदमी था, वो डिंग डोंग वॉच वर्क्स का, वो अपने कॉर्नर पे, काउंटर पे खड़ा था और उसने ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई थी और उसके पास एक आई पीस फिक्स्ड किया हुआ था उसने आँख पे, जिससे वो घड़ी के अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स, माइन्यूट पार्ट को अच्छे से देख सके। एंड ही हेल्ड इन द कप ऑफ हिज हैंड, एक पे उसने घड़ी के वो छोटी पकड़ी हुई थी जिसको वो रिपेयर कर रहा था। उस वक्त उसने हरी को देखा और उसको स्माइल किया। हरी स्माइल्ड बैक, हरी ने भी वापस स्माइल किया। The old man looked so much like Sayyid Ali, the man who had spoken so well at the meeting by the black horse, that Hari instantly felt there was another fine and impressive man whom he could trust and who could understand him and try to help him. जो ओल्ड मैन थे उसको वो दिखने में सैयद अली के समान थे। सैयद अली कौन था? एक ऐसा इंसान जिसने उसके साथ बहुत अच्छे से बात की थी एट द मीटिंग, एक मीटिंग बाय द ब्लैक हॉर्स, वहाँ पे उससे वो मिला था ब्लैक हॉर्स के पास। द हरी इंस्टेंटली फेल्ट, हरी को उसी वक्त ही महसूस होने लगा कि यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा और इम्प्रेसिव इंसान है जिस पे वो विश्वास कर सकता था और जो उसको समझ सकता था और उसको हेल्प भी करने की कोशिश कर सकता था। सो अ न्यू बॉय एट द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस called the old gentleman then went back to his examination of the tiny watch, but continued to talk to Hari, who stood on the pavement, staring open-mouthed at all the clocks that hung tick-tocking on the walls and the watches that glittered in the showcase. अब उसने यहाँ पे जो इंसान है जो वॉच रिपेयर कर रहा था उसने बोला, अ न्यू बॉय एट द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस, एक नया लड़का आया है श्री कृष्ण ईटिंग हाउस में, ये ओल्ड जेंटलमैन ने कहा। और फिर ऐसा बोल के वो वापस चला गया और अपनी छोटी सी जो वॉच थी उसको एग्जामिनेशन करने लगा, उसको रिपेयर करने लगा। लेकिन रिपेयर करते हुए भी वो कंटिन्यूसली हरी से बात कर रहा था, जो कि हरी जो था वो उसके यहाँ पे जो पेवमेंट, बाहर का जो एरिया था पेवमेंट, वहाँ खड़े होके ओपन माउथ यानी हैरानी से सब देख रहा था एट द क्लॉक्स की तरफ, सब घड़ियों की तरफ जो टंगी हुई थी और टिक टॉक कर रही थी वॉल पे। एंड द वॉचेस जो थी दैट ग्लिटर्ड, और कुछ जो घड़ियाँ थी वो शोकेस में पड़ी थी और बहुत अच्छे से चमक रही थी। न्यू टू द सिटी ही आस्क्ड इन हाई पिच रेदर क्रैक्ड एंड रीडी वॉइस, उसने उससे पूछा, हरी से पूछा, तुम शहर में नए आए हो? ऐसा उसने हरी से पूछा और बहुत आवाज़ उसका ज़ोर से, ही आवाज़ इन हाई पिच, उसका आवाज़ बड़े ज़ोर से था, थोड़ा क्रैक्ड था, रीडी बहुत तेज़ आवाज़ सा लग रहा था। हरी नॉडेड यस, हरी ने बोला हाँ। वेयर डू यू कम फ्रॉम? जागूस विलेज। उसने हरी से पूछा तुम कहाँ से आए हो? हरी ने बोला जागूस विलेज। ओ नो आई डोंट नो जागू एट ऑल। इस पे वो जो वॉच रिपेयर कर रहा था उसने बोला ओ नो, मुझे तो ये जगह नहीं पता है। तब आई कम फ्रॉम थुल, आई डोंट नो जागू एट ऑल। इस पे हरी ने वापस ईगरली जवाब दिया, मैं थुल नाम की जगह से आया हूँ, अपने कुछ वर्ड्स को ढूंढते हुए कि वो उसे किस तरीके से समझाए। फाइंडिंग द वर्ड्स रशिंग आउट लाइक द स्मॉल वेव्स ऑफ द सी, वो इस तरीके से बताया कि जैसे जल्दी से बताना चाह रहा था, ब्राइटली और शार्पली, हैप्पीली, खुश होकर अपनी जगह का नाम उसने बताया। ही फेल्ट प्राउड ऑफ दैट एड्रेस। सैयद अली ऑफ द ब्लैक हॉर्स जो है वुड हैव अंडरस्टूड वाई, but it was obvious this gentleman knew nothing of the thul. He looked puzzled and curious. उसे लगा कि ये एड्रेस तो वो ज़रूर समझ जाएगा, लेकिन जो सैयद अली था ब्लैक हॉर्स के इधर, वो इस बात को समझ गया था कि वो कहाँ से आया है। लेकिन यहाँ पे ये जो जेंटलमैन थे उसके ने इस तरीके के लुक दिया कि वो एकदम पजल्ड और क्यूरियस लग रहा था। उसे नहीं समझ में आया कि ये थुल कौन सी जगह है, वो थुल प्लेस को नहीं जानता था। It was the watchman of the big building on a hill who brought me here to eat and I have stayed to work. मैं पास की एक बड़ी बिल्डिंग का जो वॉचमैन है, चौकीदार है, उसने मुझे यहाँ लेके आया था खाना खाने के लिए और मैं यहीं रुक गया और यहीं पे काम करने लगा। Other people have come to Jagu for help. Other people have come to Jagu for help. The old man nodded
poking about the watchman's watch mechanism with a long fine needle. उसने बोला अदर पीपल हैव कम टू जागू फॉर हेल्प. जागू उसके जो ओनर थे उनका नाम था. उसने बोला कि एक और इंसान उसके हेल्प के लिए आया है. ओल्ड मैन ने अपना सर हिलाते हुए कहा और अपनी निडल को ऐसे पोक यानी निडल को कहीं ना कहीं ऐसे डालते हुए कहा, घुसाते हुए जिसको बोल सकते हैं, डालते हुए कहा. वॉचमैन वॉच के मैकेनिज़्म वो घड़ी भी बना रहा था और उससे बात कर रहा था. तो अपनी निडल को वॉच में डालते हुए एक लॉन्ग फाइन निडल को और इस तरीके से उसने अपना सर हिलाया. ही इज़ अ साइलेंट मैन नेवर स्पीक्स टू एनीवन. और उसने जागू के बारे में बताया कि वो बहुत शांत इंसान है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता. बट ही हैज़ बीन गुड टू मैनी. पर उसने बहुतों का भला किया है. लाइक दोज टू बॉयज़ हु वर्क फॉर हिम. उसी जिस तरीके से जो वहाँ पे दो लड़के काम करते हैं उसने उनका भी भला किया है. देयर पेरेंट्स वर किल्ड इन अ रेलवे एक्सीडेंट. वो जो दोनों लड़के हैं उनके पेरेंट्स रेलवे एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी है. ये सब उनको बता रहा है हरी को. दे वर ऑल लिविंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म. और वो दोनों लड़के और उसके पेरेंट्स दोनों रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही रहते थे. एज मैनी डू, जैसे बहुत सारे लोग और भी रहते हैं. हु कम टू सिटी टू फाइंड द वर्क, जो सिटी में इधर आ जाते हैं काम तलाश करने के लिए. एंड वन डे अ ट्रेन रेन ओवर द पेरेंट्स. और एक दिन ट्रेन उनके पेरेंट्स के ऊपर से गुजर गई जब वो क्रॉस कर रहे थे ट्रेन लाइन को पानी भरने के लिए. देयर द स्टेशन वेयर इट हैपेंड. वो पास में एक स्टेशन है, वहाँ ये सब हुआ था. ही वेव्ड हिज फाइन येलो हैंड विद द लॉन्ग निडल इन इट डाउन द स्ट्रीट एंड देन कंटिन्यूड. उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया जिसमें एक बहुत येलो हैंड, अपने पीले से हाथ को लॉन्ग निडल के साथ ऊपर उठाया, उस स्ट्रीट की तरफ इशारा किया और फिर अपने काम को कंटिन्यू करने लगा. दैट्स व्हेन जागू फाउंड द बॉयज़. तभी जागू को ये बच्चे दोनों लड़के मिले. एज ही वॉज कमिंग टू वर्क इन द मॉर्निंग. उस टाइम पे जागू अपने काम के लिए अपने रेस्टोरेंट में आ रहा था. एंड ही ब्रॉट देम हियर स्ट्रेट वे. और वो उन दोनों बच्चों को अपने साथ लेके आ गया. गेव देम फूड एंड शेल्टर एंड वर्क टू वर्क. और उसने उनको खाना दिया, रहने के लिए जगह दी और काम भी दिया. हरी वॉज शॉक्ड बाय द स्टोरी बट ही डिड नॉट लाइक टू बी थॉट एज अनदर ऑर्फन इन जागूस केयर. हरी एकदम शॉक हो गया उसकी स्टोरी सुन के, लेकिन उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो भी क्या एक ऑर्फन है. यानी वो लग रहा था ही इज़ नॉट द, वो जो है हरी वो खुद एक ऑर्फन नहीं है जो जागू की केयर में आया है. ऐसा सोच के उसे अच्छा नहीं लग रहा था. ही डिड हैव पेरेंट्स ऑफ आफ्टर ऑल. उसको पेरेंट्स हैं. इवन इफ, भले ही जो एक पेरेंट है उसके जो पेरेंट्स थे उसमें से तो एक ड्रंकार्ड यानी हमेशा जो पीता रहता था वो, एंड अदर एन इनवैलिड. जो उनकी मदर थी वो काफ़ी इल थी, तो उसको भी ये नहीं बोल सकते कि जो उनका ध्यान रखती हो, इसलिए उसने इनवैलिड वर्ड लिखा है वहाँ पे. उसके पास एक घर था, घर, एक प्रॉपर होम, न कि रेलवे स्टेशन जैसे कि वो दोनों बच्चे रहते थे. यानी उसको अपनी पोजीशन कंपैरेटिवली उन लोगों से अच्छी लगी. थिंकिंग ऑफ देम ही सडनली सेड, सर कैन यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज? आई विश टू बाय अ पोस्ट कार्ड. उनके बारे में सोचते हुए, जिनके पेरेंट्स गुजर गए थे, जो उसके साथ थे, जो बच्चे, जो लड़के, उनके बारे में सोचते हुए और ये सब सोचते हुए उसने अचानक कहा, किससे? वॉचमैन से, जो उस जो घड़ी रिपेयर करता है आदमी, उससे कहा, सर कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है? मुझे एक पोस्ट कार्ड परचेस करना है. आहा लव द ओल्ड वॉचर. ये सुन के ओल्ड वॉचर जो है वो हंसने लगा. वो जो बूढ़ा वॉचर है, वॉच मेकर है, वो हंसने लगा. विंकिंग एट हिम फ्रॉम बिहाइंड द आई पीस. और एक तरीके से अजीब से वो अपनी आंखें झपकाते हुए अपनी आई पीस के पीछे से उसकी तरफ हंसते हुए उसने पूछा, सडनली रिमेंबर्ड यू हैड समवन टू राइट टू, डिड यू? अचानक ही तुम किसी को याद करने लगी हो जिनको तुम लिखना चाहते हो, क्या ये सच है? ऐसा उस ओल्ड वॉच मेकर ने कहा. येस यू मस्ट राइट. और उसने आगे कहा, हाँ तुमको लिखना भी चाहिए. ऑफ कोर्स यू मस्ट राइट. ऑफ कोर्स, बिल्कुल ही तुमको लिखना ही चाहिए. गो स्ट्रेट अप द रोड. सीधा उस रोड पे जाओ. नेक्स्ट टू द इलेक्ट्रिक सब स्टेशन.
आगे जाओगे तो तुमको इलेक्ट्रिक सब स्टेशन मिलेगा, और वहीं पे है पोस्ट ऑफिस। हैव यू मनी फॉर अ पोस्ट कार्ड? क्या तुम्हारे पास पोस्ट कार्ड के लिए पैसे हैं? और कैन आई लैंड यू समवन, या क्या मैं तुमको कुछ उधार दे दूं? हरी ग्रेटफुली टुक द कॉइन फ्रॉम हिम एंड promising to return it as soon as Jagu paid him his salary, and then hurried off to the post office. हरी ने बहुत शुक्रिया मानते हुए उससे कॉइन ले लिया और उसको प्रॉमिस किया कि वो उनको जल्दी से वापस कर देगा जैसे ही जागू, जो उसका ओनर है रेस्टोरेंट का, वो उसे सैलरी देगा। एंड देन हरिड ऑफ, और जल्दी जल्दी पोस्ट ऑफिस की तरफ जाने लगा। हैविंग बॉट द कार्ड ही हैड टू हैव अ पेन टू राइट विथ। वहाँ से वो पोस्ट कार्ड तो परचेस कराया, पर उसको लिखने के लिए एक पेन की ज़रूरत थी। फॉर दिस ही रिटर्न टू द वॉच मेकर, और इसके लिए भी वो पेन लेने के लिए किसके पास गया? वॉच मेकर के पास। हु सीम्ड मोर लाइकली टू हैव वन देन द ओनर ऑफ द ईटिंग हाउस, जिसके पास वो सोच रहा था कि ज़रूर एक पेन होगी, और वो बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहा था कि ओनर ऑफ द ईटिंग हाउस के पास वो पेन होगी भी। यानी ये जो लाइन है वो ये बोला गया है, जो ओनर ऑफ द ईटिंग हाउस है उसके पास तो पेन नहीं होगी, ये उसने समझ लिया था, पर वॉच मेकर के पास एक पेन ज़रूर होगी, ये सोच के वो उनसे लेने चला गया। दिस वॉज इन द मिडल ऑफ द स्वेल्टरिंग आफ्टरनून, ये बिल्कुल दिन की बात है जब तेज गर्मी थी। When there was no one in the shop, उस टाइम पे कोई भी शॉप में नहीं था। एंड इवन जो दो ऑर्फन बच्चे थे, जो दो अनाथ बच्चे थे, हैड फॉलन अस्लीप, वो भी सोए हुए थे एक टेबल के नीचे, उस गर्मी और उस एग्जॉस्शन के बचने के लिए। हरी सेट ऑन द स्टेप्स ऑफ द डिंग डोंग वॉच वर्क्स, हरी उसी वक्त ही सीढ़ियों पे डिंग डोंग वॉच वर्क्स की बैठ गया उस शॉप पे, एंड केयरफुली रोट विथ अ बॉल पॉइंट पेन दैट द ओल्ड वॉच मेकर लेंट हिम, और उस बॉल पेन जो उसने ओल्ड वॉच मेकर ने उसे दी थी, उससे केयरफुली उस पोस्ट कार्ड पे लिखने लगा। उसने क्या लिखा पोस्ट कार्ड पे? डियर मदर, आई एम इन बॉम्बे, मैं बॉम्बे में हूँ। आई हैव अ जॉब, मुझे जॉब है एक। आई विल ब्रिंग यू माई अर्निंग्स, मैं तुम्हारे लिए अपने अर्निंग्स कमा के लेके आऊँगा। आई होप यू आर वेल, मैं होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आई एम वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड रिमेंबर टू मी टू माई सिस्टर्स, और मेरी याद मेरी बहनों को भी देना। इस तरीके से उसने उस पोस्ट कार्ड पे लिखा। देन ही रोट हिज नेम इन लार्ज लेटर्स टू फिल अप द स्पेस, इसके पास बाकी जो खाली जगह थी उस पर बड़े बड़े अक्षरों में उसने अपना नाम लिखा, बट नॉट हिज एड्रेस, पर उसने अपनी एड्रेस नहीं लिखी। एंड वेंट ऑफ टू पोस्ट इट, और चल पड़ा पोस्ट करने के लिए। फीलिंग बोथ हैप्पी एंड फ्राइटेंड, वो बहुत खुश होकर सोच रहा, बहुत खुश भी था और डरा हुआ भी था। क्यों? तो क्यों का आंसर यहाँ है। टू हैव डन वॉट ही न्यू एंड ही शुड डू, जो उसने किया था उसके बारे में सोच के, और जो वो जानता था, वो जो चाहता था वो करके। यानी ये लिखते वक्त, पोस्ट करते वक्त लेटर, वो खुश भी था और डरा हुआ भी था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी का उस हिसाब से किया था। इसका मतलब ये था, और इस पूरी चीज़ का मतलब ये था कि ही वुड बी स्टेइंग ऑन इन बॉम्बे एंड नॉट गोइंग होम, वो अभी बॉम्बे में ही रहने वाला है और वापस अपने घर नहीं जाएगा। लेकिन उसको अपनी पोजीशन उन दो लड़कों से काफ़ी अच्छी महसूस हुई, और उसे खुशी, और इस बात का उसे भले ही दुख था, लेकिन उसे अपने डिसीजन पे खुशी भी थी और जो थोड़ा उसका डर भी था। दिस वॉज द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द नॉवेल द विलेज बाय द सी, रिटन बाय अनीता देसाई।